हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटी पीटी 365 जो 2025 के लिए है, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस टाइप से आपको 4 पार्ट्स में हम लोग पॉलिटी 365 को 1 आवर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। आज ये पहला इसका पार्ट है, उसके बाद हम लोग 3 पार्ट और देखेंगे। तो ये पहला हमारा पॉलिटी का इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है वो इस टॉपिक में दिए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा है इसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो इनको हम लोग अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उन्हीं के द्वारा स्टडी करेंगे ताकि बहुत कम समय में हम लोग रिवाइज कर सकें। तो पहला हम लोग देखेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन बिल, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 129 बोल रहे हैं, इसे लोकसभा में पेश किया गया है, तो इसलिए चर्चा में है। और आपको पता है कि रामनाथ कोविंद पैनल ने भी अपनी रिपोर्ट इस पर दी थी। तो अब इसमें की प्रोविज़न क्या क्या है, तो इसमें कुछ प्रोविज़न किए गए हैं जो उनको हमको जानना ज़रूरी है। इसमें इम्पोर्टेंट 4 प्रोविज़न है। पहला है कि इंसर्ट किया जाएगा एक नया आर्टिकल 82A, जिसमें ये कहा जाएगा कि जो जनरल इलेक्शन है और जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, उनके इलेक्शन अब साथ साथ कराए जाएंगे, साइमल्टेनियसली कराए जाएंगे। और साथ ही साथ में जो टर्म है सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो लोकसभा के टर्म के साथ ही इंड हो जाएगा। और दूसरा आर्टिकल है 83, इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा और इसमें कुछ टर्म्स को डिफाइन किया जाएगा। वो टर्म कौन कौन से हैं, जैसे अनएक्सपायर्ड टर्म क्या होगा, मिड टर्म क्या होगा और जनरल इलेक्शन क्या होंगे, इनको डिफाइन किया जाएगा अंडर आर्टिकल 83 के। साथ ही साथ में इसमें ये डिफाइन किया गया है कि जब लोकसभा डिजॉल्व होगी बिफोर अपना 5 ईयर का टर्म कंप्लीट किए, तो उस टर्म को हम लोग अनएक्सपायर्ड टर्म बोलेंगे। और इसके बाद जो इलेक्शन होंगे वो रिमाइनिंग टर्म के लिए होंगे, इसलिए उसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मली मिड टर्म इलेक्शन। अनएक्सपायर्ड टर्म का मतलब है कि अगर 5 ईयर से पहले ही लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है तो जो रिमाइनिंग टर्म बचेगा उसे अनएक्सपायर्ड टर्म, और इसके लिए जो इलेक्शन होंगे उसे हम लोग नॉर्मली मिड टर्म इलेक्शन बोलेंगे। इसी टाइप से आर्टिकल 172 के तहत स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो अनएक्सपायर्ड टर्म और उनका जो मिड टर्म इलेक्शन होगा उसको डिफाइन किया जाएगा। साथ ही साथ में आर्टिकल 327 के तहत ये बताया गया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड जो भी लॉज बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास होगी। तो आपको आर्टिकल, इसमें ये 4 आर्टिकल याद रखने हैं। आर्टिकल 83, आर्टिकल 83, आर्टिकल 172, आर्टिकल 327 और आर्टिकल 82A जो नया इंसर्ट किया जाएगा, आर्टिकल 282। तो इसके बाद हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में जानते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन एक ही साथ में होंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्शन एक ही दिन होंगे। हाँ, जब भी होंगे, जैसे चाहे यूपी की बात करें चाहे एमपी की बात करें, जब भी होंगे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभाओं के इलेक्शन एक ही दिन होंगे। दूसरा है इसी में हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन होते भी रहे हैं, और ये साइकिल ब्रेक हो गई थी यानी डिस्टर्ब हो गई जब बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उसमें नेशनल इमरजेंसी या जो हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल इस टाइप से लगने लगे। तो 1970 से यह साइकिल ब्रेक हुई थी। इसलिए कुछ रिकमेंडेशन है कुछ कमिटीज़, जैसे हमारा जो लॉ कमीशन है उसकी 117 रिपोर्ट्स में साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में चर्चा की गई थी। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में, इसके बाद जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उसने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने चाहिए। उसके बाद में नीति आयोग ने
2017 में एक वर्किंग पेपर इशू किया था, उसमें भी साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की गई थी। तो ये हमारा पूरा है साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, जो पॉलिटी PT 365 में दिया गया है। अब इसका नेक्स्ट है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में कैग ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया कि कर्नाटक में जो लोकल गवर्नमेंट वाले इलेक्शंस हैं उनमें नॉर्मली डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है? तो जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन है, अगर उनका डिस एम्पावरमेंट है तो हमारे जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके इलेक्शन होने में डिले होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराने के लिए अंडर आर्टिकल 243 के और 243ZA के तहत बनाई गई है। नॉर्मली आपको पता है कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये ये अथॉरिटी बनाई गई है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74th। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। जो हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसके क्या क्या फंक्शन है। तो पहले तो ये काम करती है कि जो भी लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन होने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं उनका डिलिमिटेशन करता है। जो कॉमन इलेक्टोरल रोल हैं लोकल बॉडीज़ से रिलेटेड, उनका ये रिवीजन और उनका प्रिपरेशन करती है, यानी कि जो इलेक्टोरल रोल बनते हैं उसको ये बनाती हैं। साथ ही साथ में ये रिजर्वेशन जो अर्बन लोकल बॉडीज़ में SC, OBC और ST को मिलता है उसको इंश्योर करती हैं। साथ ही साथ में अगर कहीं पे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उसका डिसीजन यही अथॉरिटी देगी, चाहे फिर वो बात डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट की हो या अदर कोई डिस्प्यूट हो, उनको केवल हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास ही लेके जा सकते हैं। और ये राज्य जो गवर्नर होते हैं उनको एडवाइस भी प्रोवाइड करती हैं अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू है तब। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर था स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगला चैप्टर हमारा इसी के अंदर अगला टॉपिक है, समझे, डिलिमिटेशन कमीशन। तो ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया है जिसे हम लोग किशोर चंद्र छगन लाल राठौर केस बोल रहे हैं, 2024 में प्रस्तुत हुआ है। इसमें नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो नॉर्मली डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में देखते हैं। तो डिलिमिटेशन कमीशन से पहले हम लोग डिलिमिटेशन के बारे में जानते हैं। डिलिमिटेशन क्या है? तो डिलिमिटेशन नॉर्मली एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ईच स्टेट फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं उनके लिए जो सीट्स फिक्स करने का काम करते हैं वो नॉर्मली डिलिमिटेशन के द्वारा होता है। इस प्रोसेस को हम लोग डिलिमिटेशन बोलते हैं। तो इसके लिए नॉर्मली आर्टिकल 82 के तहत एक बॉडी बनाई जाती है जिसे हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82 के तहत कहा गया है कि जो हमारा पार्लियामेंट है इसे एक लॉ के द्वारा बनाएगा। और अब तक हमारे देश में 4 डिलिमिटेशन कमीशन बनाए जा चुके हैं। ये 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में। डिलिमिटेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि जो पार्लियामेंट उसे बाई लॉ के द्वारा बनाती है, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन का जो डिसीजन होता है वो नॉर्मली फाइनल होते हैं और उन्हें किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट्स लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में प्रस्तुत करता है, लेकिन उसमें वो लोग कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसका कंपोजिशन क्या है? तो नॉर्मली इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। साथ ही साथ इसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जिस भी स्टेट से रिलेटेड डिलिमिटेशन कमीशन होगा उस स्टेट का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो भी उसमें होता है। तो अब अगला टॉपिक
ये हमारा था डिलिमिटेशन। अगला टॉपिक हमारा है ईवीएम वीवीपैट। ईवीएम यानी इलेक्ट्रिक जो वोटिंग मशीन है, उसमें जो वोटर वेरीफाइड जो बैलेट पेपर होता है, उससे रिलेटेड है ये। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों ये, तो हाल ही में एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अनदर केस जो हुआ है 2024 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की जो रिक्वेस्ट फाइल की थी उसे डिसमिस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इन्होंने बोला था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो वीवीपैट और जो ईवीएम है इससे रिलेटेड जो डाटा है उसे हमको प्रोवाइड कराए, तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए माना गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ईवीएम को समझते हैं और ये वीवीपैट क्या है। तो ईवीएम आपको पता है ये क्या है, एक टाइप की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। वीवीपैट क्या है, वीवीपैट जब हम ईवीएम से वोट देते हैं तो नॉर्मली 10 या 5 सेकंड के लिए हमको एक स्लिप दिखाई देती है जो ये बताती है कि हमने किस कैंडिडेट को वोट दिया है, वो वेरीफाई करती है, उसे हम लोग वीवीपैट बोलते हैं। तो वीवीपैट क्या है, वीवीपैट अलाउ वोटर्स टू वेरीफाई दैट वोटर देयर वोट्स आर कास्ट एज इंटेंडेड। गोवा गोवा वो पहला राज्य था जहाँ पे सबसे पहले वीवीपैट को लागू किया, और लोकसभा के इलेक्शन में सबसे पहले 2019 में इसे लागू किया गया। ईवीएम को सबसे पहले केरला में 1982 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, और 2013 से सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को मैंडेट कर दिया था। तो ईवीएम और वीवीपैट के इसके जो यूजेज हैं वो क्या हैं, तो सबसे पहले तो ईवीएम जो मशीन्स होती है वो बैटरी से रन होती है, इसलिए इसको किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसके अंदर नॉर्मली अगर हम बोले इनवैलिड वोट की बात, तो वो नॉर्मली नेग्लिजिबल होती है इनवैलिड वोट्स। साथ ही साथ में इस पर बूट कैप्चरिंग वगैरह की जो घटनाएं होती है वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ईवीएम होती है वो 1 मिनट में मैक्सिमम 4 पर्सन को ही वोट डालने को अलाउ करती है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं। अगला हमारा है एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो हाल ही में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तब एमसीसी को लागू किया गया था, इसलिए चर्चा में है। तो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले जो एमसीसी इसे 1960 में केरला के अंदर लागू किया गया था। तो पहले है क्या एमसीसी, तो एमसीसी नॉर्मली जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट के लिए इशू करता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि इलेक्शन जो हो रहा है वो फ्री एंड फेयर होगा। और ये सभी पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कैंडिडेट्स हो, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, सभी पे एप्लीकेबल होती है। इसका ड्यूरेशन जो होता है नॉर्मली जो इलेक्शन शेड्यूल जब से अनाउंस किया जाता है और जब तक रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं तब तक ये लागू रहता है। हालांकि इसे कोई स्टूटरी बाइकिंग यानी कि अगर इसका कोई वायलेशन करता है तो इसके लिए इसके पास कोई स्टूटरी राइट्स नहीं है कि वो उनको पनिश करे, बट हाँ कुछ सर्टेन प्रोविज़न है जो इसको इन्फोर्सिबल बनाते हैं, जैसे जो हमारी बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता और आरपीए एक्ट 1951, इनके कुछ ऐसे हमारे पास इम्पोर्टेंट या प्रोविज़न है जो इसे इंश्योर करते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोहिबिट होती हैं अंडर एमसीसी, तो पहले इसमें क्या है, कोई भी स्कीम या पॉलिसी अनाउंस नहीं की जा सकती ड्यूरिंग इलेक्शन, और ये नॉर्मली अब कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किए जा सकते हैं। ये प्रोहिबिशन करती है कि कोई भी एडहॉक जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो भी नहीं होंगे, ना ही कोई नई स्कीम, वो तुम लोग कर चुके हैं। होल्डिंग पब्लिक मीटिंग यानी कि जो हमारे बड़े बड़े नेता लोग होते हैं वो नॉर्मली अब कोई भी मीटिंग नहीं कर सकते हैं। इस पे नॉर्मली गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन व मशीनरी, उन पे बैन लगा दिया जाता है। और जो भी मिनिस्टर या कैंडिडेट हैं कैन नॉट सैंक्शन ग्रांट, वो ग्रांट या पेमेंट को नॉर्मली जो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर पे होता है उसे वो लोग इशू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोकसभा इलेक्शन। तो आपको पता है कि हाल ही में लोकसभा इलेक्शन 2024 हुए, इसलिए चर्चा में है। लोकसभा के इलेक्शन जो होता है वो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी है,
इसमें नॉर्मली जिसे मेजॉरिटी में वोट्स मिलते हैं वही इलेक्टेड होता है। ड्यूरेशन जो इसकी फर्स्ट मीटिंग से नॉर्मली 5 ईयर तक रहती है और ये उसके बाद ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाती है। प्रेसिडेंट हालांकि इसे किसी भी टाइम डिजॉल्व कर सकते हैं और इसका ड्यूरेशन जो है नॉर्मली नेशनल इमरजेंसी में 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है और इमरजेंसी ख़त्म होने के मैक्सिमम 6 मंथ तक ही ये लागू रहेगी। तो ये हमारा इलेक्शन का लोकसभा का इलेक्शन था। इसका प्रोविज़न जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो पार्ट नंबर 15 उसके तहत है। कुछ अदर फ्रिंजेस जो टॉपिक है उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है यहाँ पे आर्टिकल 329B। ये नॉर्मली इलेक्शन पिटीशन की बात करता है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नॉर्मली जो अगर एक बार इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को नोटिफाई कर दिया तो उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। उसी से रिलेटेड हमारा आर्टिकल 329 है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसी के टाइम आर्टिकल जो हमारा आरपीआई एक्ट 1951 है, इसकी सेक्शन 80 के अंदर भी यही कहा गया कि इलेक्शन को नॉर्मली अगर आपको चैलेंज करना भी है तो इलेक्शन पिटीशन से ही जाएगा और इलेक्शन पिटीशन पहले हाई कोर्ट में उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाइए। और ये इलेक्शन पिटीशन जो है वो नॉर्मली ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है नॉर्मली हाई कोर्ट की। फिर नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन, इसको आप देख लेंगे। ये सेक्शन 33 है आरपीआई एक्ट का, इसके अंदर ये इसको प्रोवाइड किया जाता है। फिर रीपोलिंग। रीपोलिंग नॉर्मली कब होगा, ये भी आरपीआई एक्ट 1951 में है। इसमें बताया गया अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी या फिर वायलेंस होता है तब इसको किया जा सकता है। वोटिंग मशीन डैमेज हो जाए या बूथ कैप्चरिंग हो जाए, डेथ ऑफ कैंडिडेट, तब इसको रीपोलिंग की जा सकती है। एक नया टर्म इसमें है साइलेंस पीरियड। साइलेंस पीरियड क्या है, ये आरपीआई एक्ट 1951 के सेक्शन 126 के अंदर डिफाइन है। इसमें नॉर्मली आपको पता है कि जब इलेक्शन हो गया तो उसके 48 आवर में कोई इलेक्शन जो कंपेन होते हैं वो नहीं चलाए जा सकते। इसी पीरियड को हम लोग साइलेंस पीरियड बोलते हैं। जो लास्ट टॉपिक हमारा है 1 मेंबर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी। ये आरपीआई एक्ट 1951 में इसको डिफाइन किया गया है, लेकिन 1996 तक इस पर कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन 1996 में फिर इसमें अमेंडमेंट किया जाता है और आर्ट सेक्शन 33 सब सेक्शन 7 के अंदर इसको डिफाइन किया गया और बोला गया कि नॉर्मली अब एक मेंबर नॉर्मली 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकता है और वो अंडर सेक्शन 70 के तहत कहा गया कि वो वोट नॉर्मली आप लड़ तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से सकते हैं इलेक्शन, बट आपको नॉर्मली सीट एक ही मिलेगी, वन टाइम पे आपको एक ही सीट मिलेगी। तो इन प्रोविज़न को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है इलेक्शन से रिलेटेड। इसी टाइप से हम लोग नॉर्मली 3 पार्ट और लेंगे, उसमें पूरी इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।